हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस डेंट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बीपी 605T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द फर्मेंटर। जो हमारे होते हैं फर्मेंटर, उनका इनमें से बेसिक फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू स्टरलाइज द मीडियम, दूसरा ऑप्शन है हमारा टू रिकवर द प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा टू प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन टू द ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और अंतिम ऑप्शन है हमारा टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि एक तरह से जो हमारे होते हैं फर्मेंटर, उनका इनमें से बेसिक फंक्शन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन टू द ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अवर फर्मेंटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द फर्मेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम अपने जो हमारे फर्मेंटर होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इनमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाई स्पीड एजिटेशन एंड एयरेशन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है पीएच कंट्रोल सिस्टम, और अंतिम ऑप्शन है हमारा सैंपल फैसिलिटीज। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वो फर्मेंटर, तो उस कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी रिक्वायर्ड होता है, और जो हमारा सैंपल फैसिलिटीज है वो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, हाई स्पीड जो हमारा एजिटेशन है और एयरेशन का सिस्टम है, वो जब हम अपने जो हमारे होते हैं फर्मेंटर उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्वार्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है ग्लास, तीसरा ऑप्शन है आयरन स्टील, और अंतिम ऑप्शन है वुड। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्मॉल स्केल जो हमारे होते हैं फर्मेंटर, उनके वो कंस्ट्रक्शन में हम ये जो हमारे मटेरियल हैं इनमें से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो जो हमारा ग्लास होता है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लास है वो एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि जो हमारा होता है इंटीरियर जो भी कुछ हो रहा है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, और जो हमारे ग्लास होते हैं वो एक तरह से नॉन टॉक्सिक होते हैं और वो एक तरह से कोरोजन फ्री भी होते हैं। तो इस वजह से हम लोग स्मॉल स्केल जो हमारे होते हैं फर्मेंटर उनके कंस्ट्रक्शन में ग्लास को प्रेफर करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन सी हमारी एक तरह से प्रिजर्वेशन की टेक्निक नहीं होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टोरेज ऑन द अगार्स लैंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टोरेज अंडर लिक्विड नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा ड्राइड कल्चर्स, और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्टोरेज इन द वाटर। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्टोरेज ऑन द अगार्स लैंड के बारे में, या जो हमारा स्टोरेज अंडर लिक्विड नाइट्रोजन, या जो हमारा ड्राइड एक तरह से कल्चर होता है, ये हमारा जो होता है वो प्रिजर्वेशन उसकी टेक्निक होती है, बट जो है हमारा स्टोरेज इन वाटर ये हमारे एक तरह से प्रिजर्वेशन की टेक्निक नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, स्टोरेज इन द वाटर इज नॉट द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिजर्वेशन बाई लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा लायोफिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा फ्रीज ड्राइंग, और अंतिम ऑप्शन है हमारा डेजिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो प्रिजर्वेशन बाई लिक्विड नाइट्रोजन, उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, क्रायो प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिजर्वेशन बाई लिक्विड नाइट्रोजन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। ये जो एजेंट आने वाले हैं उनमें से कौन सा हमारा क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द डाइमेथाइल वो सल्फॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्लिसरॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, और अंतिम ऑप्शन है हमारा पैराफिन वैक्स। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे एजेंट हैं इनमें से कौन सा हमारा क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट नहीं होता है, तो जो हमारा होता है पैराफिन वैक्स वो हमारा क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है DMSO जो हमारा ग्लिसरॉल है और जो हमारा होता है ग्लाइकॉल होता है, ये सब हमारे क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर यूज्ड इन द ड्राइड कल्चर प्रिजर्वेशन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सैंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा सॉयल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है स्लिट्स। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है ड्राइड कल्चर वो प्रिजर्वेशन होता है, उनमें हम लोग सैंड को भी यूज़ करते हैं और सॉयल को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइक्रोबियल सेल कल्चर, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द मेटाबॉलिज्म स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू, तीसरा ऑप्शन है हमारा द मेटाबॉलिज्म चेंजेस और अंतिम ऑप्शन है हमारा द फिजियोलॉजी चेंजेस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो प्रिजर्वेशन, उस कंडीशन में जो हमारा होता है माइक्रोबियल सेल कल्चर होता है, उसकी जो होती है मतलब मेटाबॉलिज्म वो वहाँ पे कंटिन्यू रहती है, उसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, द मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन इज मोर सुटेबल एंड यूज्ड वाइडली। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ड्राइड कल्चर, दूसरा ऑप्शन है हमारा लायोफिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा साल्ट स्टोरेज और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो कौन सा हमारा प्रिजर्वेशन का मेथड है जो अधिकतर यूज होता है, तो जो हमारा होता है लायोफिलाइजेशन, उसको हम लोग अधिकतर यूज करते हैं फॉर द वो प्रिजर्वेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्लेसमेंट इन द सीरम फ्री मीडियम। इनमें से वो एक तरह से कौन सा हमारा सीरम फ्री वो मीडियम में रिप्लेसमेंट की तरह काम नहीं करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है हमारा एल्ब्यूमिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा एंटीबॉडी और अंतिम ऑप्शन है हमारा ट्रांसफेरिन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सीरम फ्री जो हमारा मीडियम है, उसमें हम रिप्लेसमेंट की तरह इनमें से किसको नहीं यूज़ करते हैं, तो यह जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको हम लोग इसमें नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक तरह से इंसुलिन को यूज़ करते हैं, एल्ब्यूमिन को यूज़ करते हैं, ट्रांसफेरिन को यूज़ करते हैं, जो हमारा इथेनॉमीन है उसको यूज़ करते हैं, वो सेलेनियम को यूज़ करते हैं और जो हमारा होता है वो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल उसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा होता है सीरम फ्री मीडियम उसमें रिप्लेसमेंट की तरह, बट जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं उनको हम लोग इसमें नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा एंटीजेंस, तीसरा ऑप्शन है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और अंतिम ऑप्शन है इंसुलिन। तो अगर हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट टू द एनिमल सेल। ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द एपीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लूरोनिक F28, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा बीटा वो मरकैप्टो इथेनॉल और अंतिम ऑप्शन है हमारा एल्ब्यूमिन। तो अगर हम बात करते हैं कि एक तरह से इनमें से किसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए, तो जो हमारा होता है प्लूरोनिक F28 उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, द वो प्लूरोनिक F28। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेल ब्रेकडाउन, दूसरा ऑप्शन है हमारा मीडिया फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट रिकवरी और अंतिम ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है डाउन स्ट्रीम एक तरह से प्रोसेसिंग होता है, उसमें जो हमारा होता है वो प्रोडक्ट उसका हम प्यूरिफिकेशन और उसकी रिकवरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, प्रोडक्ट रिकवरी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन। इनमें से एक तरह से कौन हमारा स्टरलाइजेशन का टाइप नहीं होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा बैच,
दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है फिल्टर और अंतिम है हमारा सबमर्ज। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है स्टरलाइजेशन, वो एक तरह से बैच स्टरलाइजेशन भी होता है, कॉन्टिन्यूस स्टरलाइजेशन भी होता है और फिल्टर स्टरलाइजेशन भी हमारे स्टरलाइजेशन का टाइप होता है। बट जो हमारा होता है वो सबमर्ज, ये हमारे स्टरलाइजेशन का टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, सबमर्ज। जो हमारा होता है वो सबमर्ज होता है। ये हमारे एक तरह से फर्मेंटेशन का होता है, टाइप होता है। इसमें जो हमारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी जो ग्रोथ है वो हमारे लिक्विड मीडियम में जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सबमर्ज्ड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैच स्टरलाइजेशन। ये जो इक्विपमेंट आने वाले हैं इनमें से वो कौन हमारा बैच स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्यूबेटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑटोक्लेव, तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंट्रीफ्यूज और अंतिम ऑप्शन है हमारा LAF, जिसको हम लोग लैमिनार एयर फ्लो भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इंक्यूबेटर, तो ये एक तरह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेंट्रीफ्यूज, तो ये जो हमारे एक तरह से ऑयल वगैरह हैं, लिक्विड वगैरह हैं, गैसेज, उनको अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा होता है लैमिनार एयर फ्लो, उसको हम लोग एक तरह से बैक्टीरिया फ्री ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। बट जो हमारा एक तरह से स्टरलाइजेशन है वो हमारे ऑटोक्लेव के थ्रू हम अचीव करते हैं इन द बैच स्टरलाइजेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द हाईएस्ट feasible टेम्परेचर फॉर बैच स्टरलाइजेशन इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है हमारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 122 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतिम ऑप्शन है 124 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द हाईएस्ट feasible टेम्परेचर इन द बैच स्टरलाइजेशन, तो वो हमारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम लोग अपने ऑटोक्लेव में मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द होल्डिंग टाइम ऑफ द 135 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 2.44 मिनट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 51.9 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा 18.9 सेकेंड और अंतिम ऑप्शन है हमारा 2.7 सेकेंड। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टरलाइजेशन होता है, एक तरह से कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन होता है, उसमें अगर जो हमारा है टेम्परेचर वो 135 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो होल्डिंग टाइम वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 51.9 सेकेंड हमारा 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे होल्डिंग टाइम होता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द 2.44 वो मिनट की, तो ये हमारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड का होल्डिंग पॉइंट होता है। अगर हम 18.9 सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से 140 डिग्री सेंटीग्रेड का होल्डिंग टाइम होता है और 2.7 सेकेंड हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड का होल्डिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 51.9 सेकेंड इज द होल्डिंग टाइम ऑफ एट 135 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन। इनमें से एक तरह से कौन सा हमारे कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन का टाइप होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टीम इंजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंटरस्टिशियल इम्पैक्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा इंटरसेप्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से कौन सा हमारे कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन का टाइप होता है, तो जो हमारा स्टीम इंजेक्टर होता है ये हमारे कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन का टाइप होता है। तो जो हमारा कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। जो हमारा पहला है दैट इज द इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर और दूसरा है हमारा डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर, वो जिसका कि एग्जाम्पल है हमारा स्टीम इंजेक्टर्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द फ्लो। इनमें से एक तरह से वो कौन सा सेंसर है जिसको हम लोग जो हमारा फ्लो का रेट है उसमें जो चेंज है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है वेट,
तीसरा है मीडियम एनालिसिस और अंतिम है हमारा एग्जिट गैस एनालिसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्लो का रेट होता है उसमें जो हमारा चेंज है उसको वहाँ पे मेज़र करने के लिए हम इनमें से किस सेंसर को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा वेट का सेंसर होता है उसको हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द बी, वेट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रेशर मेजरमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द डायफ्राम गॉज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द प्रेशर बेलोज, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्रेन गॉज और अंतिम ऑप्शन है हमारा डायनमोमीटर। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी डिवाइस है जिसको हम लोग एक तरह से प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो जो हमारा होता है वो डायनमोमीटर, इसको हम लोग प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा जो होता है एजिटेशन हमारे एक तरह से फर्मेंटर के अंदर, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग डायनमोमीटर को यूज़ करते हैं, बट इसको हम लोग प्रेशर को मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द जो एंटी फोमिंग प्रोब इज टाइप ऑफ ऑफलाइन सेंसर। जो हमारा होता है एंटी फोमिंग प्रोब, क्या वो हमारा ऑफलाइन सेंसर होता है? ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंटी फोमिंग प्रोब के बारे में, तो वो हमारा ऑनलाइन सेंसर होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। जो हमारा होता है एंटी फोम प्रोब होता है वो हमारा एक तरह से ऑनलाइन या हम कह सकते हैं कि इनलाइन सेंसर होता है हमारे फर्मेंटर का। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पेनिसिलम क्रिसोजियम प्रोड्यूस द पेनिसिलिन। ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो पेनिसिलिन, वो क्या इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा होता है जो है पेनिसिलियम वो क्रिसोजिनम होता है, ये एक तरह का होता है हमारा फंगस होता है और ये एक सोर्स होता है हमारे बीटा लैक्टम है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, और हमारा जो होता है पेनिसिलिन उसका ये सोर्स होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द pH रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलिन विल बी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा ऑप्शन है 6.5, तीसरा ऑप्शन है 7.5 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 8। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो पेनिसिलिन होता है, उसका जब हम एक तरह से प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे pH की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 6 पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो पेनिसिलिन, तो उसका जो हमारा होता है वो प्रोडक्शन वो 6.4 से लेके 6.8 pH के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 6.5। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु फर्स्ट आइसोलेटेड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को पहली बार किसने आइसोलेट किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द हॉम्स एडिशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द चार्ल्स विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा द चार्लीज डार्विन और अंतिम ऑप्शन है हमारा द फ्रांसिस क्रिक। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से किसने पहली बार सिट्रिक एसिड को आइसोलेट किया था, तो जो हमारे थे वो कार्ल जो विलियम थे, इन्होंने पहली बार सिट्रिक एसिड को हमारे जो लेमन जूस है उससे आइसोलेट किया था इन द 1784 में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी। जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है ये हमारा एक ट्राई बेसिक एसिड होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा सिट्रिक एसिड है वो किस प्रकार का एसिड है? तो आप आंसर कर सकते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु ऑब्जर्व सिट्रिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट प्रोड्यूस्ड बाई द पेनिसिलियम ग्लूकम। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द थॉमस एडिशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द कार्ल विलियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा विमर और अंतिम ऑप्शन है हमारा एडम। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, विमर। उन्होंने इसको 1893 में पहली बार ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा होता है पेनिसिलियम ग्लूकम है वो उसका एक तरह से जो हमारा एक तरह से बाई प्रोडक्ट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, वो हमारा सिट्रिक एसिड होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज यूज फॉर द विटामिन B12 प्रोडक्शन बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्ट्रेप्टो
माइसस ओलिवेसियस, तीसरा ऑप्शन है हमारा द बैसिलस मेगाटेरियम और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B12, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ दीज। ये हमारी जितनी भी स्पीसीज हैं इनको हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा होता है वो है एक तरह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग विटामिन B12 को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम इन सारी स्पीसीज को यूज करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द सबमर्ज फर्मेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा द सरफेस फर्मेंटेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा द सरफेस एडेशन फर्मेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है उसके लिए इनमें से कौन सा हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी। जो हमारा होता है वो सबमर्ज फर्मेंटेशन होता है, वो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है हमारे सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन का। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द ग्लिसरॉल, दूसरा ऑप्शन है हमारा द कॉर्न स्टीप लिक्वर्स, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रिप्टोन और अंतिम ऑप्शन है बायोटिन। तो अगर हम बात करते हैं कि एक तरह से इनमें से वो जो है कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन द ग्लूटामिक एसिड प्रोडक्शन में, तो जो हमारा बायोटिन होता है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये एक हम कह सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो जो हमारा होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा पेप्टोन होता है, हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और जो हमारा है बायोटिन वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द वो ग्लिसरोफेल्विन इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय द पेनिकुलम ग्लिसियोफल्वम। ये जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ऑप्शंस हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो ग्लिसियोफेल्विन होता है वो एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वो पेनिकुलम ग्लिसियोफल्वम से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, ट्रू। और इसको जो है पहली बार आइसोलेट किया गया था इन द 1939 में। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ग्लिसियोफेल्विन प्रोडक्शन? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द सबमर्ज वो फर्मेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा द सरफेस फर्मेंटेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा द सरफेस एडेशन फर्मेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो ग्लिसियोफेल्विन होता है उसके प्रोडक्शन में जो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।